क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिमाइंड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या हम इसको सिंपली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। जब हम अपनी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसी इक्वल के साइन के साथ दूसरी साइड के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम आते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं, x² प्लस 8x प्लस 7, ठीक है, जिसमें हमारे पास a क्या है 1 है, b हमारे पास 8 है और c जो है उसको हम 12 कर लेते हैं, ठीक है, c जो है वो हमारे पास 12 है। फैक्टराइजेशन के लिए हमें कोई ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं n1 और n2, ठीक है, ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो कोफिशिएंट b के बराबर हो, ठीक है, इस b के, और कोई ऐसे दो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो है मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो a क्रॉस c के बराबर हो, ठीक है। तो ये जो हमने एक एग्जांपल लिखी है, अब हम सोचते हैं कि ऐसे कोई दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, ऐसे कोई दो नंबर्स पाए जाते हैं कि जिनका सम करने से हमें b का कोफिशिएंट यानी कि 8 मिले और उनकी आपस में प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लाई करने से हमें a मल्टीप्लाई बाई c यानी कि 12 मिले। a मल्टीप्लाई बाई c किसके बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 मिले, ठीक है। तो सोच लेते हैं, यस ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लाइक मेरे पास n1 हो जाए 2 और n2 हो जाए 6, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है 2 + 6 विच इज़ इक्वल टू 8, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास a क्रॉस c प्रोडक्ट यानी कि 12 के बराबर है। और दूसरी बात कि 2 + 6 जो है वो मुझे +8 देते हैं क्योंकि b कोफिशिएंट जो है वो मेरा प्लस में मौजूद है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मुझे +12 देता है, और जो मेरे पास जो a क्रॉस c का प्रोडक्ट है वो भी प्लस में है। तो ये जो दो मेरे पास ऐसे फैक्टर्स हैं 2 और 6 जो कि मेरी इस दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो दीज आर द आवर फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं उनको हमने प्लेस करना है अपने इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो x के अब 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 + 6, ठीक है, बाहर x है और 12 जो है वो एज इट इज़ है। 12 को हम ब्रेक या स्प्लिट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास b का कोफिशिएंट है उसको मैंने कर दिया है स्प्लिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम कर देंगे इसको एक्सपेंड, क्योंकि 2 + 6 में बाहर x जो है वो दोनों ब्रैकेट के साथ है, तो x जो है दोनों के साथ जो है वो आ जाएगा। ये क्या कर दिया हमने स्टेप एक्सपेंड कर दिया कि अपनी ब्रैकेट को हमने खोल दिया, ठीक है, और हमने उसको एक्सपेंड कर दिया दोनों को। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम अपनी पेयरिंग कर लेते हैं कि किन दो वैल्यू में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x² और +2x में मेरे पास x कॉमन है, तो नेक्स्ट मेरे पास x + 2 रह जाता है, और इन दो मेरे पास जो डिजिट्स हैं उसमें से मेरे पास 6 कॉमन है, तो 6 को हम बाहर रख लेते हैं और अंदर से मेरे पास 2 जो है वो रह जाता है। 2 किस तरह रह जाता है, लाइक अगर मैं 12 को ब्रेक कर लूँ 6 में और 2 में, ठीक है, तो 6 जो है वो तो मेरा ब्रैकेट से बाहर जा चुका है, ठीक है, तो अंदर मेरे पास जस्ट 2 ही बचता है, इसलिए 12 की जगह जस्ट 2 आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो जो है ना वो अब वैल्यूज़ बन गई हैं, एक ये है और +6 के साथ एक ये है। इन दोनों वैल्यूज़ में मेरे पास जो x + 2 है ना, ये वाली टर्म, ठीक है, x + 2, ये दोनों टर्म्स में से मुझे कॉमन नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x + 2 को अपना कॉमन कर लेते हैं। अब देखें इस पूरी मेरे पास टर्म में से x + 2 जो है वो स्प्लिट होके बाहर जा चुका है, तो मेरे पास जस्ट क्या बचता है, जस्ट x
और यहाँ से भी x+2 पूरा बाहर जा चुका है, तो हमारे पास जस्ट +6 बचता है। ठीक है, तो एट द एंड हम लास्ट पे हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू x+2 एंड x+6। ठीक है, और एट द एंड हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। और किसके फैक्टर्स हैं, अब हम प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि x² + 8x + 12 बराबर है x+2 और x+6 की। ठीक है, कि ये जो मेरे पास पूरी एक्सप्रेशन है ये अपने इन दो फैक्टर्स के बराबर है। ये तो था जस्ट एक सिंपली फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात आती है कि अगर मेरे पास b के कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन जो है वो आ जाए, b के कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन आ जाए, या a क्रॉस c की जो प्रोडक्ट है वो मुझे माइनस में मिल जाए, तो फिर हमारे पास ऐसे कौन से दो फैक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे जो हमारे फैक्टर्स होने के साथ साथ माइनस के साइन को भी जो है वो सेटिस्फाई करें। तो इसकी हम एक सेकंड एग्जांपल लेट कर लेते हैं, x² - 5x - 6। ठीक है, यहाँ हम इसको +6 कर लेते हैं कि एक हम माइनस के कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे और उसी साथ साथ हम a क्रॉस c के प्लस के कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 1 है, b -5 और c क्या है, 6 है। मुझे b जो है वो -5 एक ये पॉइंट चाहिए और a क्रॉस c यानी कि 1 × 6 और 6। ठीक है, तो मुझे एक ये पॉइंट फाइंड करना है और a क्रॉस c का 6 प्रोडक्ट मुझे एक ये पॉइंट फाइंड करना है। तो जैसे कि मेरे पास दो नंबर्स हैं 3 और 2। ठीक है, अगर मैं लगाती हूँ 3 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस, तो ये मेरे पास -1 के बराबर आते हैं। तो ये जो है वो मेरे फैक्टर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अगर मैं 3 को प्लस में रखती हूँ और 2 को माइनस में ले आती हूँ तो ये 1 के बराबर होते हैं। ये भी प्लस माइनस जो है वो मुझे -5 नहीं दे रहे, ये भी मेरी फैक्टर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अगर मैं दोनों के साथ ही प्लस लगा देती हूँ तो ये मेरे पास प्लस ही 5 के बराबर आएंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -5। ठीक है, तो ये भी दो नंबर जो हैं वो मेरे पास फैक्टर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। लास्ट पे अगर मैं दोनों के साथ माइनस प्लेस कर दूँ, ठीक है, तो ये अब मेरे पास -5 के बराबर होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर कि -3 -2 -5 हमें मिल गया, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 6 भी देता है। अब हम ये चीज़ नोट कर लेते हैं। तो -3 और -2 का जो प्रोडक्ट है, एक तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। तो जी हाँ, हमारे पास -3 और -2 का प्रोडक्ट जो है वो हमें +6 भी देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो दो नंबर्स हैं ये मेरे पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। -5 की जगह अब क्या आ जाएगा, -3x - 2x + 6। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा कॉमन स्टेप। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में से मेरे पास x कॉमन है, अंदर x -3 रह जाएगा। एक और बात, जब हमने अपनी फर्स्ट ब्रैकेट बना ली कि इसमें से ये चीज़ कॉमन आ रही है, या हमने कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ना ये सेम आए। जैसे अब मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर x -3 बच रहा है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट पे मेरे पास x -3 ही बने। ठीक है, तो अब अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर के साइन तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि मैंने खाली 2 कॉमन लिया है। लेकिन अगर मैं -2 कॉमन ले आती हूँ बाय, तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। -2 मेरे पास बाहर आ गया, खाली x बच जाता है। अब मैंने माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस था तो माइनस आ जाएगा। और 6 जो है वो किस में टूटता होता है, 3 में और 2 में। तो 2 तो मेरा बाहर जा चुका है, तो पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट 3। तो मैंने ऐसा -2 कॉमन लिया कि मेरे पास ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आ गई है। ठीक है, एक पॉइंट कि अगर ये दो ब्रैकेट्स आपके सेम आ जाती हैं तो आपको यहीं से श्योर हो जाता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से ये जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है ये हमेशा कॉमन आ जाती है
और इधर से हमारे पास जस्ट x बचता है और इस पूरी ब्रैकेट से हमारे पास जस्ट -2 बचता है। ठीक है, तो एट द एंड हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन था x² - 5x + 6 वो किसके बराबर है, वो x - 3 के और x - 2 के बराबर है। ये जो दो है वो उसके फैक्टर्स हैं। अब हम आते हैं अपनी चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें a जो है वो 1 है, b जो है वो -1 है और c जो है वो -20 है। ठीक है, तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्लस करूं, प्लस या माइनस करने से मुझे -1 मिले। ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट से मुझे -20 मिले, क्योंकि a प्रोडक्ट c जो है वो 1 × -20 तो वो -20 के ही बराबर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो हम ज़रा लिख लेते हैं सॉल्यूशन। x² - x -20 इक्वल फैक्टर्स मेरे पास बन जाते हैं x² - 5x + 4x और -20। ठीक है, क्योंकि -5 और +4 ये -1 के बराबर होते हैं और इनकी जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास -20 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सूटेबल हमारे फैक्टर्स हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लेते हैं कॉमन। फर्स्ट मेरे पास ब्रैकेट में से कॉमन आ रहा है x। ठीक है, तो x कॉमन लेते हैं। ये x² है, इससे मुराद के 2x है। ठीक है, एक हम बाहर ले चुके हैं तो अंदर एक रह जाएगा और 5x था, x बाहर जा चुका है, नेक्स्ट हमारे पास -5 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे x - 5 अंदर लेके आना है। ठीक है, तो मैं जस्ट खाली +4 कॉमन लूँगी तो मेरे पास x - 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी ये दो ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मेरे फैक्टर जो है वो ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट कि इन दोनों मेरे पास स्टेप्स में से x - 5 कॉमन है और मेरे पास यहाँ से x रह जाएगा और इस पॉइंट से +4 रह जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि x² - x -20 जो है वो बराबर है x - 5 और x - 4 की। ठीक है, दिस आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो इस टाइम थोड़ा डिसअरेंज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। 3y² इक्वल y जो है वो अंदर अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² और -5y। ठीक है, अब हम इन पूरी दोनों टर्म्स को इस साइड पे जो है वो ले आएंगे, तो 3y², ठीक है, -y² + 5y। जब इस टर्म की दोनों जो है वो हमारे पास टर्म्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब इस साइड की हमारे पास दोनों टर्म्स जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ इक्वल में हमारे पास रह जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो राइट साइड है वो 0 लाना ज़रूरी है। ठीक है, अब 3y² - y², ठीक है, तो दिस इज 2y² + 5y इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो c वाली टर्म है वो 0 है। ठीक है, a हमारे पास जो है वो 2 है। ठीक है, a हमारे पास 2 है और b जो है वो हमारे पास 5 है और c वाली टर्म नहीं है, इट्स मीन c मेरे पास 0 है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि इस टर्म में से हमारे पास जो है ना, इस टर्म में भी y मौजूद है और इस टर्म में भी y मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं 2y² को लिखना चाहूँ y और y, ठीक है, इसको मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ +5y इक्वल 0। अब मुझे साफ पता चल रहा है कि मेरी दोनों टर्म्स के अंदर जो है ना वो y मौजूद है, तो मैं y को ले लेती हूँ कॉमन। इसका एक y बाहर चला गया, बाकी रह जाएगा 2y और +5, क्योंकि इसका y बाहर चला गया, कॉमन आ गया और जस्ट 5 अंदर बचेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से एक पॉइंट क्लियर करना है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, मतलब ये दोनों 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब कि y अकेला भी 0 के बराबर है और 2y + 5 इक्वल 0। ठीक है, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उन दोनों में से कोई एक तो लाजमी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ ये 0 के बराबर है, यहाँ ये 0 के बराबर है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों भी 0 के बराबर हो सकते हैं, तो जो हमने चीज़ लिखी है। ठीक है, ये y इक्वल 0, यहाँ से तो मुझे भाई आंसर मिल गया कि y जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ से मुझे आंसर लाना है। +5 है, उस साइड पे मैं शिफ्ट करूँगी तो -5 हो जाएगा और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में मैं लिखूँगी अपना सॉल्यूशन सेट कि 0 और -5/2 जो है वो वैल्यू आई है।
वैसे ये जो है वो उसमें लिखा जाता है कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूँकि दोनों वैल्यूज़ y की हैं तो इसलिए जस्ट आप मतलब उसको ब्लॉक में कर दें या आंसर के तौर पर लिख देंगे। सोल्यूशन सेट थोड़ा लिखना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना वो ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें फर्स्ट x होता है और दूसरा y होता है। तो x की तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी y का ही स्टार्ट किया और सोल्व भी सारा y के लिए ही किया है। तो इसलिए हम जो है वो जस्ट अपना आंसर लेके उसको ब्लॉक में जो है वो बंद कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। हमें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि एक साइड है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो एक 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो डिसअरेंज है, मतलब वो किसी तरह से अरेंज नहीं है, तो हमने इसको सबसे पहले अरेंज करना है। ठीक है, तो 4 - 32x इक्वल 17x²। ठीक है, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, तो इसको मैं इसी साइड पे रखती हूँ और इन दो को जो है ना वो मैं इस साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो जब ये दोनों उस साइड पे चली जाएंगी तो यहाँ मेरे पास रह जाएगा 0 और 17x²। ठीक है, -32x यहाँ आके हो जाएगा प्लस 32x और +4, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4। ठीक है, मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे 0 है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ 17x² प्लस 32x -4 और इक्वल 0। ठीक है, अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास a, b और c क्या है। ठीक है, तो a है 17, b है 32 और c जो है वो है -4। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए ऐसे n1 और n2 चाहिए कि जिनका सम जो है वो 32 के बराबर हो। ठीक है, और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 17 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, जो कि मेरे पास बनता है -68, इसके बराबर हो। ठीक है, एक उनके प्लस माइनस से मुझे चाहिए 32 और दूसरा मुझे चाहिए -68। ठीक है, तो ऐसे कोई फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, ऐसे फैक्टर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं ले लूँ n1 को 34 और n2 को ले लूँ मैं 2। ठीक है, तो 34 - 2 मेरे पास क्या बनता है 32। ठीक है, और 34 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -2 से। ठीक है, तो 8 और -6। ठीक है, तो दिस इज़ -68। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पुट करते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो ईजीली सॉल्व कर लेते हैं। 17x² प्लस 32x -4, ठीक है, इक्वल है 0 के। ठीक है, अब हम लिखते हैं नीचे इनके फैक्टर्स। ओके, एक और पॉइंट नहीं, ठीक है, अच्छा 17x प्लस 34x -2x, ठीक है, इक्वल -4 और अब आएगा इक्वल 0। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें से हमारे पास क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास जो है वो x भी कॉमन है और दूसरा मेरे पास 17 भी कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 34 को मैं तोड़ के लिख सकती हूँ 17 में और 2 में। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में मेरे पास 17 है और इस टर्म में भी मेरे पास 17 है। ठीक है, तो 17 बाहर आ जाएगा, इसका x बचेगा, इसका 17 बाहर जा चुका है, जस्ट 2 मेरे पास बचेगा, तो ये x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर मेरे पास दोनों मुझे प्लस में चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे पास दोनों माइनस में मौजूद है, तो मैं क्या करूँगी माइनस साइन को बाहर ले लूँगी ताकि अंदर के साइन चेंज होकर ये दोनों प्लस में हो जाएं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हम माइनस का साइन किसी ब्रैकेट से बाहर लेते हैं तो अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक तो मुझे माइनस बाहर चाहिए, दूसरा मुझे इन दोनों में से 2 बाहर चाहिए, क्योंकि 4 को मैं 2 × 2 में तोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो एक 2 बाहर चल जाएगा और दूसरा 2 मेरे पास रह जाएगा। इसका -2 बाहर रह गया, जस्ट x बचेगा, और इसका माइनस बाहर चला गया तो साइन चेंज होके प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं वो सेम आई हैं, तो हमारे फैक्टर्स ठीक है। अब हम x + 2 कॉमन लेंगे और अंदर आ जाएगा 17x - 2, और दूसरी बात कि ये राइट हैंड पे 0 के भी बराबर थे। अब हम अपनी दोनों साइड्स को बारी बारी 0 के बराबर लिख लेते हैं कि ये भी 0 के बराबर है और यहाँ से ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से x आ जाएगा -2 और यहाँ से x आ जाएगा 2/17। ठीक है, तो ये जो दो मेरे पास आए हैं ये मेरे क्या हैं फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो कि अगेन से हमारे पास अरेंज नहीं है, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि यहाँ के -152 हो जाएगा और इक्वल में मेरे पास 0 रह जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि मेरे पास फैक्टर्स जो है वो मेरे सोल्व हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब मुझे कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्लस या माइनस है वो -11 के बराबर हो और प्रोडक्ट इस टर्म के बराबर हो। ठीक है, तो मेरे पास दो फैक्टर्स जो हैं वो है -19 और +8। ठीक है, -19 +8 मेरे पास -11 के भी बराबर होते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास 152 के भी बराबर होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। x² -11x -152 = 0, x² -19x +8x -152 = 0। इस टर्म में से मेरे पास x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x -19। इस टर्म में से मेरे पास +8 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x -19। ठीक है, अब मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं। दिस इंश्योर्स कि मेरे पास मेरे फैक्टर्स ठीक हैं। x -19 कॉमन है, इस टर्म का x रह जाएगा और इस टर्म का +8 रह जाएगा और इक्वल टू 0। अब हमारे पास x -19 भी 0 के बराबर है और x +8 भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा 19 और यहाँ से x आ जाएगा -8। ठीक है, दीज आर आवर द टू फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, x और x+1 जो है वो हमारे पास दोनों ही एलसीएम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने एलसीएम को जो है ना वो इक्वल की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई x और x+1। ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, कि हम इसको मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो x और x+1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 डिवाइडेड बाय x से। ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x और x+1 मल्टीप्लाई हो रहा है x बाय x+1 से, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 12 से। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है वो रेसिप्रोकल में एक दूसरे के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और x+1 और x+1 जो है जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x+1 की स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी टर्म में से हमारे पास x+1 कैंसिल हो जाएगा और ये x और x जो है जब मल्टीप्लाई होंगे तो x² आ जाएगा इक्वल में। अब हमारे पास यहाँ से कोई भी कटिंग नहीं होता, तो ये जो सारी टर्म है ये ऐसे ही रह जाएगी कि x और x+1 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 25/12 से। ठीक है, अब 12 जो है वो इस साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड पे तो ये जो है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है और अगर डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 12 जो है वो इस साइड पे आकर हमारे पास इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास जस्ट रह जाएगा 25x और x+1। 12 अंदर दोनों साइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x+1² प्लस 12x² इक्वल, अब ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दिस इज़ 25x² प्लस 25x। यहाँ पर हमारे पास जो है वो x+1 की स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। दिस इज़ a + b² इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a जो है वो x है और b जो है वो 1 है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अपना जो है ना इस टर्म का फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ 12x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x² इक्वल 25x² प्लस 25x। अब 12 जो है वो पूरी ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब कि 12 जो है वो अंदर वाली वैल्यू तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 12x² प्लस 12 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो प्लस 24x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 12, और ये पूरी टर्म हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी प्लस 12x² इक्वल 25x² प्लस 25x। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम एक दफ़ा अगेन लिख लेते हैं कि क्लियर हो जाए। 12x² प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x² और इक्वल 25x² प्लस 25x। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट 12x² और ये सेकेंड 12x ऐड होंगे तो दिस इज़ 24x² प्लस 24x प्लस 12 और इक्वल 25x² प्लस 25x। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि अपनी इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को जो है ना सारी एंट्रीज राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से जब सारी एंट्रीज इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ मेरे पास जस्ट 0 बचेगा। दिस इज़ 25x² और प्लस 24 है, इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 24x²। ठीक है, ये हमारे पास प्लस 25x है और ये प्लस 24 वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 24x। ठीक है, प्लस 12 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 12। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 0 इक्वल प्लस 25 माइनस 24, दिस इज़ 1। तो हम जस्ट x² ही लिख देते हैं क्योंकि जब हम खाली x या x² लिख रहे हैं इसका मतलब है कि जो इसके साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो 1 है। ठीक है, तो इट अंडरस्टूड के कोई अगर नंबर अकेला लिखा हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट भी 1 है और उसकी पावर भी 1 है। तो अगर हम साथ 1 कोएफिशिएंट का 1 पावर का भी लगाएं तो इससे बेहतर है कि वो अगर अकेला भी लिखा हुआ है तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो इसलिए हम x² को जो है वो उसके कोएफिशिएंट के बगैर अकेला ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 जो है वो मौजूद है। प्लस 25x माइनस 24x, दिस इज़ x और माइनस 12। अब इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट हम चेंज कर देते हैं कि x² प्लस x माइनस 12 यहाँ रह जाएगा और इक्वल की हम इस साइड पे लाते हैं। जो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है ये हमारे पास सिमिलर है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ पर a हमारे पास 1 है, b भी 1 है और c जो है वो माइनस 12 है। ठीक है, तो हमने ऐसे कोई दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से 1 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 आए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि x², ठीक है, प्लस 4x और माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि प्लस 4 और माइनस 3 इक्वल 1 होता है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। और 4 और माइनस 3 का जो मल्टीपल है वो माइनस 12 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर होगी और माइनस 12 और इक्वल 0। ठीक है, दिस इज़ अवर एक्स्ट्रा स्टेप। अब फर्स्ट 2 टर्म में से मेरे पास x कॉमन है। ठीक है, अंदर रह जाएगा जस्ट x प्लस 4। दूसरी दोनों टर्म्स के साथ मेरे पास माइनस है तो मुझे माइनस कॉमन लेके साथ 3 भी माइनस 3 कॉमन ले लिया क्योंकि जब माइनस बाहर आ जाता है अंदर की जो ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब 12 को अगर मैं ब्रेक कर लेती हूँ 3 और 4 में। ठीक है, तो 3 तो इसका बाहर जा चुका है तो अंदर मेरे पास जस्ट 4 रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज x प्लस 4 इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास x प्लस 4 कॉमन है और इसका x रह जाएगा और इसका माइनस 3 रह जाएगा। दोनों ही 0 के बराबर हैं तो एक दफ़ा x प्लस 4 को 0 के बराबर लिख देंगे और एक दफ़ा x माइनस 3 को 0 के बराबर लिख देंगे। यहाँ से x आ जाएगा माइनस 4 और यहाँ से x आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये हमारे सॉल्यूशन सेट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे इजी स्टेप क्या है कि हम इस वाली साइड को भी यहाँ मतलब ले जाते हैं राइट साइड पे, फिर हमारे पास तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना जो है वो आसान होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 2/x माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, अब हमारे पास x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 9 ये तीनों जो है वो हमारे पास एलसीएम में आते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 9। ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स में हमने अपने एलसीएम को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 9 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारी अंदर टर्म्स में से। ठीक है, मैं इकट्ठी सारी टर्म्स को जो है वो लिख देती हूँ x माइनस 4 और माइनस 2/x माइनस 9 से। ठीक है, और इक्वल में 0 के साथ भी ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ओके, अब जब ये पूरा एलसीएम जो है इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 और x माइनस 3 जब वो सिमिलर हैं उस पॉइंट पे मेरे पास x माइनस 3 x माइनस 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट
और मेरे पास जो है जस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म रह जाएगी x-4 और x-9, ठीक है। अब जब ये पूरा एलसीएम इस सेकेंड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो x-4 और x-4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास जो बाकी दो टर्म्स रह जाएंगी वो होगी x-3 और x-9, ठीक है, ओके। -2। अब जब ये पूरा एलसीएम लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्यों अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने लगाई हुई है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि बाहर जितनी भी टर्म पड़ी हुई है वो अंदर की हर टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जब ये पूरी मेरी टर्म लास्ट वाली एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x-9, ठीक है, बोथ आर सिमिलर, दे विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। x-9 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और -2 के साथ जो है वो मेरे पास जस्ट ये दो एलिमेंट x-3 और x-4 रह जाएगा, ठीक है, और इक्वल में तो हमारे पास 0 है। अब सिंपली हम कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ तो क्या आ जाएगा x² -9x, अब -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4x + 36, ठीक है। अब अभी हम अपना माइनस जो है वो ओपन नहीं कर रहे हैं, जस्ट अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स से तो दिस इज x² -9x, -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3x + 27, -2 मेरे पास अभी बाहर है, जस्ट पहले मैं इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेती हूँ। x मल्टीप्लाई होगा x से तो x², फिर x मल्टीप्लाई होगा 4 से तो -4x, ठीक है। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3x और -3 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 और इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में अपने इन माइनस के स्टेप्स को जो है ना वो खोल देते हैं ताकि हमारे लिए फर्दर कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। तो ये है x² -9 और -4, दिस इज -13x + 36, ठीक है, -x² -12x + 27 और -2 भी अभी अंदर ही है और x² -7x + 12 = 0। अब हम करते हैं अपने माइनस के साइन को ओपन, तो x² -13x + 36, माइनस साइन बाहर है इस पूरी ब्रैकेट से तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाएंगे, दिस इज -x² + 12x और -27, अब -2 अंदर इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज -2x² + 14x और -24 = 0। अब जो हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं और बाकी जो हमारे पास डिफरेंट है उनको हम एक साइड पे जो है वो प्लेस कर देते हैं। +x² -x² दे विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट ओनली -2x², ठीक है, -13x और +12x, ठीक है, और +14x, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेते हैं -13 + 12, ठीक है, दिस इज इक्वल -1 और -1 + 14 तो दिस इज इक्वल 13, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास +13x। नेक्स्ट पॉइंट है +36 -27 -24, +36 और -27, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू +9 और +9 -24 दिस इज इक्वल -15, ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो आ जाएगी -15 और इक्वल 0। क्योंकि हम अपने फर्स्ट टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं तो हम सारे टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस आ जाएगा, माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन जो है वो जब इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड होगा तो जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो दे वी गेट आंसर 0, ठीक है। 2x² -13x + 15 = 0। अब ये जो टर्म है मेरे पास किससे सिमिलर है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a मेरे पास क्या है 2 है, b मेरे पास क्या -13 है और c क्या है 15 है। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्लस माइनस मुझे -13 दे और जिनका मल्टीप्लाई जो है वो a × c यानी कि 2 × 15 तो मुझे 30 दे, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स हम ले लेते हैं, 2x² -10x -3x, ठीक है, क्योंकि -10 और -3 -13 के बराबर होते हैं और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 30 के बराबर होता है, ठीक है।
और प्लस 15 इक्वल 0। फर्स्ट टर्म में से हमारे पास 2x कॉमन है, अंदर रह जाएगा जस्ट x माइनस 5। इस टर्म में से मेरे पास -3 कॉमन है, अंदर रह जाएगा x माइनस 5, क्योंकि 15 जो है वो मेरे पास 3 में और 5 में टूटता है। ठीक है, तो 3 मैं पहले ही कॉमन ले चुकी हूँ, तो जस्ट अंदर 5 रह जाएगा। और मैंने माइनस कॉमन लिया है तो जो साइन था प्लस वो माइनस में चेंज हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास x माइनस 5 दोनों टर्म में से कॉमन है, अंदर रह जाएगा जस्ट 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब हम रख लेते हैं x माइनस 5 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल 5 और ये आ जाएगा 2x इक्वल 3 और x इक्वल 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया।